Okay, welcome to the Nursing Master channel once again। और ग्लासगो कोमा स्केल हमारा लास्ट वीडियो था और उस पर अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। उस पर कई सारे सवाल, जहाँ पर मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ भी बच्चों ने जब वीडियोस को देखा तो सवाल पूछा कि सर कोमा और अनकॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या है ना, ये उन्होंने पूछा। हम दोनों ग्लासगो कोमा स्केल में बात करी थी कि अगर माइल्ड टीबीआई होता है तो उसका जो स्कोर होता है दैट इज बिटवीन 13 to 15। मॉडरेट टीबीआई जो होता है दैट इज बिटवीन ग्लासगो कोमा स्केल 9 to 12। और अगर सीवियर ट्रॉमेटिक क्या बोलते हैं ब्रेन इंजरी होती, सॉरी, उसमें मैंने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में मैंने टीबीआई को ट्रॉमेटिक बोन इंजरी कह दिया था, हालांकि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उस गलती की क्षमा भी मांग ली है। एक्चुअली ये होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। टीबीआई जहां मैं शॉर्ट में लिखता हूँ दैट इज अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रॉमेटिक मतलब चोट के कारण, मतलब एक्सीडेंट हो जाना उसके कारण, ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो मैंने उसमें ट्रॉमेटिक बोन इंजरी बोल दिया था, तो फॉर दैट आई एम सॉरी, और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको डाल भी दिया था। ओके, तो अगर जब सीवियर ट्रॉमेटिक बोन इंजरी होता है देन द ग्लासगो कोमा स्केल जो है दैट इज बिटवीन 3 to 8। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोमा और अनकॉन्शियसनेस की। पहली बात तो आप इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, ठीक है, उसी कंफ्यूजन को आज हम आपके लिए दूर करेंगे। ठीक है, नंबर 1, अनकॉन्शियसनेस कैन लीड टू कोमा। यानी कि अगर कोई पेशेंट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से आया है और अगर वो बेहोश हो गया है और अगर सीवियर ब्रेन इंजरी है, ठीक है, तो दैट कैन लीड टू द कोमा, बट कोमा नेवर लीड्स टू द अनकॉन्शियसनेस। तो कोमा से कभी कोई पेशेंट निकल के अनकॉन्शियसनेस में नहीं जाता है, लेकिन अनकॉन्शियसनेस से पेशेंट कोमा में जा सकता है। दैट डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द ब्रेन इंजरी। गॉट द पॉइंट? ब्रेन इंजरी और भी कई सारे कॉजेज हैं, मैं यहाँ टीबीआई आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो आइए डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी क्या है। ठीक है, उल्टा चलेंगे, आज उल्टा काम करते हैं। इट इज अ टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब कि पेशेंट को फेंटिंग, चक्कर आ गया अचानक से। देयर इज अ वेरी शॉर्ट टर्म सिनकोप जिसे बोलते हैं। नहीं, सिनकोप क्यों हो जाता है या फेंटिंग क्यों हो जाती है? ब्रेन में ब्लड की जो सप्लाई है वो इमीडिएटली लो हो गई, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, तो इमीडिएटली लो हो गई, आपको एकदम हल्का चक्कर आया। ठीक, कभी कभी आप सिनकोपल उसमें चले गए और आप अचानक से गिर गए, गिरने के बाद आप 5 मिनट बाद 3 मिनट बाद आपकी फट आंख खुल गई। उस 3 मिनट की मेमोरी आपको क्या हो गई? लॉस हो गई। ठीक है, दैट इज वाई इट इज अ टेम्परेरी और मे बी सीरियस स्टेट। सीरियस स्टेट में भी हो सकता है। एक मिनट, दिख रहा है आपको ना? ओके, where a person is unable to respond to their environment और स्टिमुलाई। कौन कौन से स्टिमुलाई हम लोग देते हैं, ये मैंने ग्लासगो कोमा स्केल में डिटेल बात करी है। ठीक है, वेयर लूजिंग अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि पेशेंट को एक मतलब सिंपल तो नहीं बोलना चाहिए, टेम्परेरी फेंटिंग या सिनकोप, और पेशेंट आधे घंटे के लिए भी अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, 1 घंटे के लिए भी हो सकता है। यह हमने जीसीएस में बहुत ही डिटेल में बात करी हुई है। ठीक है, तो जब पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो जाता है तो वो किसी भी स्टिमुलाई को, आइदर दैट इज अ पेनफुल स्टिमुलाई, आइदर दैट इज अ वर्बल, हम अगर पेशेंट से रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, कोई मोटर रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, कोई आई रिस्पॉन्स पेशेंट का देखना चाह रहे हैं, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो गया है तो वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इट मे बी फ्रॉम टेम्परेरी टू द सीरियस स्टेट, बहुत ध्यान से समझेंगे। और जबकि कोमा क्या है? इट इज अ डीप स्टेट। Got the point? Number 1, of prolonged unconsciousness। यहां पर अनकॉन्शियसनेस टेम्परेरी 3 से 5 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, 24 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, मगर यहां इट इज अ डीप स्टेट, यहां कोई सिनकोप या फेंटिंग नहीं है। ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट कैन नॉट अवेकेंड। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, इसको बड़ा काट छांट के लेकर आया गया जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। पर्सन को आप उठा नहीं सकते, फेल्स टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू एनी पेनफुल स्टिमुलाई। तो आप कहोगे सर वही चीज इसमें भी लिखी है, वही चीज इसमें भी लिखी है। नहीं, ये टेम्परेरी भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, मगर ये डीप स्टेट है और प्रोलॉन्ग्ड है। फेल्स टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू पेनफुल स्टिमुलाई, लैक्स नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल।
स्लीप वेक साइकिल इसमें नॉर्मली क्या होती है, नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं किरकाडियन रिदम, वो किरकाडियन रिदम इसमें नहीं होता है। डजंट इनिशिएट वॉलेंट्री मूवमेंट, अपनी ओर से कोई भी वॉलेंट्री मूवमेंट को वो स्टार्ट, जो भी पर्सन कोमा में है वो नहीं कर पाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू सो काइंडली आस्क विथ मी अगेन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके का ग्लासगो कोमा स्केल हम देखते हैं ट्रॉमेटिक बोन इंजरी में। वन इज माइल्ड टीबीआई, जिसमें जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है बिटवीन 13 to 15। मॉडरेट टीबीआई, जिसमें ग्लासगो कोमा स्केल कितना होता है, दैट इज बिटवीन 9 to 12। एंड सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी विच इज बिटवीन 3 to 8। अब तुम समझ जाओ कि अगर टेम्परेरी फेंटिंग हो रहा है तो दैट विल कम अंडर ग्लासगो कोमा। पहले बात उसमें मौका ही नहीं मिलता करने का, लेकिन फिर भी 13 to 15। मॉडरेट टीबीआई है, पेशेंट अगर आधा घंटा के लिए बट लेस देन 24 आवर्स है, तो इसका मतलब किसमें है, मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में। और सीवियर है तब तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि किसमें पेशेंट पहुंच गया है, कोमा में। गॉट द पॉइंट। कॉजेस देखते हैं बेटा। मेटाबॉलिक कॉजेस नंबर 1, मेटाबॉलिक कॉजेस में मे बी हाइपरग्लाइसीमिया और मे बी हाइपोग्लाइसीमिया। बोलते हैं ना हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में चला गया, ग्लाइसीमिया, सेम एज हियर ऑल्सो। ठीक है, चोकिंग हो गया, कोई चीज गले में फंस गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंस गया, तुरंत है, मान लो पानी में डूब रहा हो, ड्राउनिंग, सफोकेशन, है ना, लिफ्ट में बंद हो गए। अब लिफ्ट में चढ़ने की जगह 8 ही लोगों की है, तुम चढ़ गए 14 लोग, लिफ्ट बंद, सब घबरा के लगे बात करने। कभी ऐसा नहीं करना, लिफ्ट में बंद हो जाओ तो सबको बोलो साइलेंट रहे, क्योंकि उसके अंदर कहीं से ऑक्सीजन तो आएगी नहीं, जितनी भी ऑक्सीजन उसके अंदर उसी को आपको यूज करना अनटिल अनलेस लिफ्ट चल ना जाए। ठीक है बेटा, चलो। स्ट्रोक, स्ट्रोक तुम जान ही रहे हो, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है। सीजर्स, सीजर मतलब झटका, एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, सीजर्स। सीजर्स में भी बेटा बहुत एक खतरनाक टाइप का सीजर, दैट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसके बाद में हम लोग डिटेल बात करेंगे, अभी तो हम लोग यहाँ पर कॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स, ठीक है, पॉइजन्स, टॉक्सिन्स, ड्रग का भी क्या हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। ठीक है, ड्रग का इंटॉक्सिकेशन होगा तो क्या होगा, रीनल फेलियर के कारण या लीवर फेलियर के कारण वो टॉक्सिन बाहर निकल नहीं रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, पेशेंट किसमें चला गया, हेपेटिक कोमा में चला गया, रीनल कोमा में चला गया। ठीक है, तो किडनी फेलियर की वजह से टॉक्सिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस एंड एनकेफेलाइटिस, ये आप जानते ही हैं, नाम आपने सुन ही रखा है। ठीक है, तो ये सारे कॉज, और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, यहाँ भी क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हो सकता है। दूसरा बेटा डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण भी पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। ठीक है, सीजर्स, लेकिन यहाँ स्टेटस एपिलेप्टिकस नहीं, स्टेटस एपिलेप्टिकस इधर है। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम जैसे कार्डियक फेलियर हो गया, ठीक है, कार्डियक फेलियर हो गया या कार्डियक एरिथमियाज हो गया। ये सब तो मैंने वीडियो बनाई, अफसोस ये कि तुम पढ़ाई लिखाई की बात तो देखते नहीं। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया हो ही गया है, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, पी ले, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, बहुत ज्यादा पी लिया, या ड्रग्स, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल्स और ड्रग्स। ठीक है, सीवियर इन्फेक्शंस सच एज मेनिंजाइटिस एंड एनकेफेलाइटिस। ठीक है, और इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस से भी पेशेंट किस में चला जाता है, अनकॉन्शियसनेस में। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज। मेरी बात, द साइन एंड सिम्टम्स इधर भी देखेंगे
और इधर भी देखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, यहां क्या है, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस, प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस। यहां द अनकॉन्शियसनेस है पर अनरिस्पॉन्सिवनेस, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या बहुत डीप पेन देने से थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, इधर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो बेटा, इसकी भी क्लोज्ड आइज और इसकी भी क्लोज्ड आइज। ठीक है, इधर भी प्यूपिलरी, pupils not react with light, इधर भी pupils might not, यहां might शब्द लिखा हुआ किताब में, might not मतलब कर भी सकता है, might not react with light। ठीक है, जिसको बोलते हैं अनरिस्पॉन्सिवनेस या अनरिस्पॉन्सिव, वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इर्रेगुलर ब्रीदिंग, जैसे कि ब्रेडिपीनिया, ब्रेडिपीनिया मतलब स्लो रेस्पिरेशन, या टैकीपीनिया। ठीक है, रेस्पिरेशन का रेट रिदम में डिफर हो जाना, वही ब्रेडिपीनिया और टैकीपीनिया। और पेशेंट में बी इन गास्पिंग, है ना, गास्पिंग किसे बोलते हैं, लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड द गास्पिंग। ठीक है, और क्या छूटा, कुछ नहीं छूटा। ठीक है, इधर पर्सन में अपियर स्लीपी या बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, यहां भी रेस्पिरेशन ब्रेडिपीनिया या गास्पिंग। ठीक है, लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल इमीडिएट होगा ना, एनाफिलेक्टिक शॉक में चला गया, अनकॉन्शियसनेस हो गया, लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। ठीक है, जर्किंग, स्पैज्म, जर्किंग स्पैज्म यानी कि हाथ पांव क्या हो सकता है, झटक सकता है, ऐसे ऐसे करके उसको स्पैज्म आ सकता है। ठीक है, सीजर्स। ठीक, और क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया। So all these are the sign symptoms, the difference of the sign symptom between coma and unconsciousness। मगर यहाँ पर क्या उसको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, रिकवरी की यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे कोमास होते हैं, वो कुछ दिन में, वीक्स में, या मान लीजिए मंथ्स में या ईयर्स में इसको लग जाता है रिकवरी होने में। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है टीबीआई की, सीवियरिटी ऑफ टीबीआई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की सीवियरिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एज ऑफ पेशेंट, यहां भी एज ऑफ पेशेंट है ना, यहां भी एज ऑफ पेशेंट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, रिकवरी में ड्यूरेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। देखो प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट अगर बेहोश हुआ है या कोमा में गया है, तो पेशेंट का जितनी भी क्या बोलते हैं एक्टिव एक्टिविटी वो इम्पेयर्ड हो जाती है, पेशेंट का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो अगर पेशेंट 24 घंटे बाद होश में आ गया, है ना, 48 घंटे बाद होश में आ गया, देन दैट इज वेरी गुड, तब तो फिर वो धीरे धीरे वो रिकवरी वापस हो जाती है। लेकिन अगर सोचो कोई पेशेंट अगर 5 साल के बाद अगर क्या बोलते हैं कोमा से बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, उसका पूरा मसल वेस्टिंग हो जाएगा, उसका मसल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको बोन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, उसको किडनी और लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, यहाँ तक कि उसको ब्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसीलिए एज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 60 साल का आदमी चला गया है कोमा के अंदर, तो उसकी रिकवरी अगर हुई भी मान लो 4 साल 5 साल के बाद,
तो वो रिकवरी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई यंग एज है तो बॉडी खुद कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है, बॉडी खुद लड़ती है उससे, और धीरे धीरे पेशेंट जब होश में आता है, मान लो हम एक एग्जांपल भी देंगे, 25 साल का लड़का मान लो 35 साल के बाद कोमा से रिकवरी करके आ गया, तो इसकी रिगेन करने की चांसेस क्या है, ज़्यादा है। अपने मसल्स वगैरह के सारे सिस्टम को रिगेन कर लेगा, ये बॉडी खुद फाइट करेगी। लेकिन अगर कोई 60-70 साल का आदमी अगर कोमा में चला गया, अगर वो 10 साल के बाद आता है, अगर रिकवरी करता है, तो फिर क्या हाल होगा उसका, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, नाउ अब इधर क्या बेटा, फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं काहे के लिए, रिकवरी के लिए। जैसे मैंने बताया, पहला फैक्टर क्या है, एज। एज डिपेंड करता है कि रिकवरी कितनी स्पीड से होगी। देन सीवियरिटी ऑफ टीबीआई, है ना, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी की सीवियरिटी क्या है, ठीक है। नंबर 3, कॉज, अगर हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में चला गया है, अगर हमने उसको 1 हफ्ते के अंदर ट्रीट कर लिया तो पेशेंट 1 हफ्ते के अंदर ही बाहर चला आएगा, ठीक है। और ड्यूरेशन, जितना लंबा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन, जितना लंबा पेशेंट कोमा में रहेगा उतनी रिकवरी क्या होती है उसकी, कम होती चली जाती है। सो जितना लंबा पेशेंट अगर कोमा में रहेगा, उसकी रिकवरी की बेटा चांसेस क्या होती है, उतनी ही लेस होती चली जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग। फिर इसमें कुछ डिफरेंट आउटकम्स भी है कोमा में, इसकी बात हम करेंगे। डिफरेंट आउटकम्स भी है कोमा में। डिफरेंट आउटकम्स में क्या है, कोमा की खासकर हम बात कर रहे हैं। नंबर 1, इसमें क्या बेटा, फुली रिकवरी। पेशेंट कभी कभी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से रिकवर तो हो जाता है, वो आंख भी उसकी खुली रहती है, लेकिन रिस्पॉन्सेस उसके क्या होते हैं, स्लो होते हैं, रिस्पॉन्सेस उसके स्लो होते हैं। फिर उसको थेरेपीज वगैरह दी जाती है जिससे कि फिर वो रिगेन कर लेता है। ठीक है, फिर क्या बेटा, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, persistent वेजिटेटिव स्टेट, ये वो स्टेट होती है, वेजिटेटिव स्टेट वो स्टेट होती है कि पर्सन क्या हो जाता है, अवेक तो हो जाता है, उसकी आंख तो खुल जाती है, बट ही इज और शी इज नॉट कहना चाहिए, नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स और दमसेल्व्स। उसके सब चारों ओर क्या है, उसके प्रति वो अवेयर नहीं रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेटस। ठीक है, फिर मिनिमल कॉन्शियस स्टेट। मिनिमल कॉन्शियस स्टेट का मतलब भी वही हो गया है कि पेशेंट क्या बोलते हैं, होश में तो आया है मगर वॉलेंट्री मूवमेंट कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स कुछ नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ गए। और बेटा सबसे लास्ट आता है, इट इज अ परमानेंट इज इनकैपेसिटेशन। परमानेंट कैपेसिटेशन, परमानेंट इनकैपेसिटेशन कोमानेंट में आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि अगर सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है तो पेशेंट कभी भी पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। अगर ब्रेन स्टेम भी उसका मतलब पूरा खराब हो गया है, सेरेब्रम भी उसका पूरा खराब हो गया, इसीलिए इसको इतने उस पर रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग स्कल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी गाड़ी चलाते हो बेटा तो हेलमेट लगाओ, कभी भी कार चलाते हो तो सीट बेल्ट लगाओ, साइकिल भी चलाते हो तो साइकिल की भी हेलमेट, धीरे चलो, आराम से चलो, मोड़ ओड़ देख के, हाथों देख के, सिग्नल विग्नल देख के, इंडिकेटर जला के तब चला करो, क्योंकि परमानेंट इनकैपेसिटेशन में पेशेंट क्या होगा, कभी भी कोमा से अराउज नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट आउटकम्स में, अनकॉन्शियसनेस में। हाँ, फेंटिंग, देखो अब इसमें क्या, फेंटिंग, चक्कर आया, 3 मिनट बाद आंखें खोल ली, लेकिन उस 3 मिनट की मेमोरी को वो क्या हो गया, भूल गया। दूसरा क्या बेटा, वेजिटेटिव स्टेट, उसमें क्या था, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, इसमें क्या है, वेजिटेटिव स्टेट है, मतलब कि पर्सन अवेक तो हो गया है मगर वो अपने सराउंडिंग्स के और खुद का उसको कोई अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, मिनिमली कॉन्शियस स्टेट, इसमें भी वही चीज है, मिनिमली कॉन्शियस स्टेट।
कि हो सकता है कि 24 आवर्स के बाद थोड़ा सा तो इसकी आँख खुली, कॉन्शियस तो हुआ, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से लोगों को पहचान नहीं पा रहा है उसके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? से हमें क्या करना है वो देखना है, तुरंत दवा दारू देने मत लग जाना, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि किसी कोई पेशेंट आपके पास स्टेटस एपिलेप्टिकस में आया है, ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में आया है, दिस इज अ वेरी बुरा फॉर्म ऑफ सीजर, झटका रुकता ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मेंटेन करना है, ABC, ठीक है बेटा। तो एयरवे मैनेजमेंट, सबसे पहले नर्सिंग केयर में आपको क्या करना है, एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट तुम कैसे करोगे, तुमको एयरवे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट द एयरवे। कैसे करोगे, प्रोटेक्ट द एयरवे, पेशेंट अपनी टंग ना काट ले, तो एयरवे को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, हम लोग क्या डालते हैं, माउथ गैग, है ना, प्लास्टिक आता है वो मुंह के अंदर डाल देते हैं जिससे कि पेशेंट की टंग बाइट ना हो और टंग बैक में फॉल भी ना हो, ठीक है। आपको दूसरे एडजंक्ट्स दूसरे एडजंक्ट जैसे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब रेडी रखना है, अगर डालना आता है तो डाल भी सकते हो, अगर वहां की तुम्हारे अस्पताल की परमिशन है तो, अदरवाइज आपको ट्रेकियोस्टोमी के लिए रेडी रहना है किसी भी तरीके से। सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फिर पेशेंट को पोजीशन पे आपको रखना है, पोजीशन कितनी, 30 डिग्री हेड एलिवेशन, 30 डिग्री हेड को क्या करो, एलिवेट कर दो, जिससे कि पेशेंट एस्पिरेट भी नहीं करेगा। लगातार, चाहे वो एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ा हो, चाहे ट्रेकोस्टोमी ट्यूब पड़ा हो, चाहे तुमने माउथ गैग डाला हुआ हो, आपको क्या करनी है, सक्शनिंग, अदरवाइज पेशेंट क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन एक साथ देखेंगे। तो ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, बेटा इसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करते रहना है ना। पेन तो पढ़ाते पढ़ाते ही खत्म हो जाता है। पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या करते रहना है, चेक करते रहना है, ठीक है। सेकंड चीज, आपको वेंटिलेटर की भी तैयारी करके रखनी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है तो वेंटिलेटर की तैयारी आपको रखनी है। सर्कुलेशन के लिए वाइटल साइन बेटा मॉनिटर करते रहो, ब्लड प्रेशर वगैरह पेशेंट का मॉनिटरिंग करते रहो, हार्ट रेट पेशेंट का मॉनिटरिंग करते रहो अगर अप एंड डाउन हो रहा है तो। गॉट द पॉइंट। चलो फिर क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल केयर, है ना फिर आप क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल केयर। अब न्यूरोलॉजिकल केयर क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आना चाहिए। अब असेसमेंट, अब तुम अगर सवाल पूछोगे तो हम इसको डिटेल वीडियो एक बनाएंगे, अगर तुमको पढ़ने का इंटरेस्ट है तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आपको करना है पेशेंट का, नंबर 1, ठीक है। तो इवेलुएट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कैसे करोगे, कॉन्शियसनेस बाई ग्लासगो कोमा स्केल। अब पेशेंट कोमा में चला गया या अनकॉन्शियस पड़ा है तो बेटा उसकी स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर कैसे करोगे, बैक केयर करोगे, है ना, एसेस करते रहोगे, काहे के लिए, एसेस फॉर एनी बेड सोर, है ना, या लैसिरेशन, स्किन में कोई लैसिरेशन हो गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन क्या है, फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पोजीशन, ये अपने को क्या करते रहना बेटा, लगातार करते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को क्या हो जाता है, मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग हो जाती है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट का मसल वेस्टिंग हो जाता है, पेशेंट का जॉइंट्स क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट की आई जो है वो ड्राई हो सकती है, तो यहाँ आई केयर करना है आपको, माउथ केयर करना है आपको, ठीक है। और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करना है जिससे कि पेशेंट का एक तो अटैक्सिया ना हो, मतलब मसल कोऑर्डिनेशन बना रहे, मसल की पावर बनी रहे, जॉइंट्स कॉन्ट्रैक्चर ना हो, तो आपको रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस पेशेंट को लगातार कराते रहना है। कंट्रोल इन्फेक्शन, ऐसा ना हो कि आया है ब्रेन इंजरी में तुमने धुआ बार उसको इन्फेक्शन करा दिया, ठीक है। कंट्रोल इन्फेक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
जितना भी फिजिशियन ड्रग्स ऑर्डर कर रहे हैं वो उनको टाइमली देना है और इमिडिएटली देना है। पेशेंट अगर कोमा में है तो पेशेंट को राइस टू फीडिंग चलती है या गैस्ट्रोस्टोमी किया जाता है, उससे भी गैस्ट्रोस्टोमी, और उससे भी क्या किया जाता है, पेशेंट को फीड किया जाता है। सो दीज आर द नर्सिंग केयर विच वी डू फॉर द कोमा एंड अनकॉन्शियसनेस पेशेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा वहाँ से बाहर निकल के आए हैं नंबर 1 मुनीरा अब्दुल्ला। मुनीरा अब्दुल्ला 32 साल के इंसान थे। ही वॉज इन कोमा फॉर 27 ईयर्स। यूएई के थे। 27 साल के बाद वो कोमा से रिगेन किया, एक्सीडेंट हो गया था उनका। ठीक है, दूसरे हैं टेरी वॉलिस। टेरी वॉलिस एक ट्रक एक्सीडेंट में पहाड़ से गिर गए थे। ही वॉज इन कोमा फॉर 19 ईयर्स, मगर रिगेन कर गए, आज की डेट में ठीक ठाक है। मार्टिन पिस्टोरियस, मार्टिन साहब है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, कोई मतलब वो नहीं कि आप बाहर नहीं आएंगे। मार्टिन पिस्टोरियस, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के थे। 12 साल इनका भी एक्सीडेंट हो गया था और 12 साल ये क्या थे, कोमा में थे। उसके बाद कोमा से ये क्या और रिगेन हुए। सो कुल मिला के ये है कि अनकॉन्शियसनेस जो है दैट कैन लीड टू द कोमा। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गया, मतलब एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, तो तुम समझे जाओ कोमा में चला गया। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस क्या, वो टेम्परेरी से लेकर प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकता है, जबकि ये तो ऑलरेडी प्रोलॉन्ग्ड है कोमा। दिस इज द मेजर डिफरेंस टुडे व्हाट यू हैव लर्न बिटवीन कोमा एंड अनकॉन्शियसनेस। और ये सारे बंदे हैं जो बाहर निकल कर आए हैं, तो ऐसा नहीं कि बाहर नहीं निकल कर आते, उसमें घर वालों का भी मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, हालांकि ये सब काम शुरू में ही कर लिया करिए, कंटेंट अच्छा लगा हो आपको लगा कि कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिली है, तो चैनल को लाइक किया, बेटा लाइक जरूर किया करो। वीडियो देख लेते हो, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, मगर लाइक्स बहुत कम आते हैं। लाइक करने में तुम्हारा कौन सी चवन्नी जाती है, सब्सक्राइब करने में तुम्हारी कौन सी चवन्नी जाती है, कोई चवन्नी नहीं जाती। तो प्लीज़ इसको ऐसा कर दिया करो। ओके, थैंक यू।